नमस्कार विद्यार्थियों, पथ सफलता के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं NK यादव। हम लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास में पहला पार्ट किया पिछले वीडियो में, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। आशा है कि आप उससे लाभान्वित हुए होंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के सिलेबस का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है काल विभाजन और प्रत्येक कालखंड का नामकरण। यहाँ पे हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल को याद करना चाहेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन में जब नामकरण की बात आती है तो याद रखिए, उन्होंने उस काल विशेष की प्रमुख महत्वपूर्ण पुस्तकों का चयन किया। उन महत्वपूर्ण ग्रंथों और पुस्तकों में से एक प्रवृत्ति निकाली और उस प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण किया। ये प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख प्रवृत्ति और प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण का एक सैद्धांतिक प्रश्न बहुत ही अच्छा बनता है। अब बात करें एक सामान्य विद्यार्थी के नाते, आप लोग हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्नों से परेशान रहते हैं। ये प्रश्न होता है, हिंदी के पहले कवि का नाम बताइए, खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि का नाम बताइए, हिंदी के पहले महाकवि का नाम बताइए, खड़ी बोली हिंदी के पहले महाकवि का नाम बताइए। ये एक तथ्यपरक जानकारी है जिसको यदि बार बार आप लोग पढ़ते हैं तो परेशान होते हैं। पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। ज़्यादा परेशानी होती है किसी विद्वान के अनुसार पहला कवि कौन। तो यहाँ पे हम सीधी सी बात करें कि जब हम हिंदी के पहले कवि की बात करेंगे तो एक सर्वमान्य रूप से बात आती है कि हिंदी के पहले कवि के रूप में सरप्पा को स्वीकार किया जाता है। तो सरप्पा को स्वीकार करने वाले राहुल सानकृत्यायन हैं। बात करते हैं स्वयंभू, जो गलती की रामकुमार वर्मा ने। स्वयंभू अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। रामकुमार वर्मा ने उन्हें हिंदी का पहला कवि माना। इसी तरह से कौन सा विद्वान किसे हिंदी का पहला कवि मानता है, इस बारे में आपके पास 3 कवियों का जिक्र किया जाता है, जिसमें सरप्पा है, स्वयंभू हैं, शालिभद्र सूरि हैं, जिन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की। अब पहली कवि की बात या समस्या हम लोग निर्धारण करने के बाद उसका निराकरण कर चुके। उसके बाद बारी आती है हिंदी का पहला ग्रंथ किसे स्वीकार किया जाए। गणपति चंद्र गुप्त हिंदी के विद्वान हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास उनका ग्रंथ है। जब बात आई हिंदी के पहले कवि की तो उन्होंने शालिभद्र सूरि का नाम रखा। जब पहली रचना की बात आई तो शालिभद्र सूरि के भरतेश्वर बाहुबली रास की बात आई, और लास्ट में जाके हिंदी जैन काव्य परंपरा में शालिभद्र सूरि को विभिन्न विद्वान एक मत से स्वीकार कर लेते हैं। अब हम लोग बात करें हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसे वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्यों कहा। सैद्धांतिक तैयारी करते समय एक बात आती है कि हम केवल इस नाम से ही एक प्रवृत्ति का निश्चय कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हिंदी साहित्य पढ़ते समय कुछ एक बातें रहती हैं कि आप किसी तथ्य को याद किस तरह से करते हैं। जैसे वीर गाथा काल, तो वीर रस प्रमुख होगा। गाथा का मतलब प्रबंध रचनाएं। एक सैद्धांतिक सवाल के रूप में काफ़ी लंबे समय तक बहुत अच्छे सवालों के रूप में पूछा गया कि गाहा और गाथा, जो तकनीकी शब्द में हम आगे वाले वीडियो में कभी बात करेंगे, गाहा और गाथा प्राकृत की एक शैली है जिसमें प्रबंध रचनाएं लिखी जाती हैं। अब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे कि गाहा और गाथा प्रबंध की शैली है और हिंदी में प्राकृत से आई है। जब बात आती है कि दूहा, दोहा जो आके हिंदी में होता है, वो एक अपभ्रंश की शैली है। मुक्तक रचनाओं के लिए प्रायः इसका प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, गाहा गाथा अपभ्रंश की शैली नहीं है, प्राकृत की मूल शैली है और प्रबंध रचनाओं के लिए काम में आती है। अपभ्रंश का दूहा हिंदी में आके दोहा हो जाता है और मुक्तक काव्य रचना का बहुप्रयुक्त हिंदी का छंद है। पिछले एग्जाम्स में आपसे कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदी का बहुप्रयुक्त छंद कौन सा है, तो दोहा। अब दोहा छंद याद रखने का जो तरीका होता है वो काव्य शास्त्र में हम पढ़ेंगे, लेकिन आप जब काव्य की शैलियों का मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो जो मुक्तक रचनाकार हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो उपदेशात्मक रचना लिख रहे हैं, प्रायः उन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया है। स्वतंत्र रूप से दोहा छंद मुक्तक उपदेशात्मक रचनाओं के लिए प्रयुक्त होता है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखें। हम इस तरह के तकनीकी शब्दों की विस्तृत चर्चा आने वाले वीडियोस में करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं काल विभाजन और नामकरण। सबसे पहले बात आती है, हम लोग सुविधा की दृष्टि से आज भी कोई भी हिंदी साहित्य का विद्यार्थी पहली बार अध्ययन कर रहा होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के काल विभाजन को सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है।
12th लेवल में ही आपको सिखा दिया जाता है कि विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक का कालखंड आदिकाल के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल के 2 हिस्से किए जाते हैं, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक का समय, और आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से विक्रम संवत 1984 तक ही शुक्ल जी ने लिया है। तो हम इस तरह से जब बात करें आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ध्यान रहे ये इतिहास के विकासवादिता के आधार पर किया गया नामकरण है। जब हम प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण करते हैं तो आदिकाल वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य की प्रमुखता के आधार पर गद्य काल कहा गया। अब हम लोग बात करते हैं आदिकाल की। विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत का समय। नामकरण में एक बात विद्यार्थियों बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि नामकरण जो है उसको आप प्रवृत्ति से, भाषा की शैली से, काव्य की शैली से पहचान सकते हैं। जैसे सबसे पहले जब हम लोग बात करें वीर गाथा काल, तो सामान्य रूप से आपके बहुत सारे सवाल इस नामकरण में हैं कि इस काल में वीर रसपरक रचनाएं अधिक लिखी गई, और गाथा से मतलब लेना है कि प्रबंध काव्य रचनाएं ज़्यादा लिखी गई। तो वीर गाथा काल प्रवृत्ति के आधार पर रामचंद्र शुक्ल का नामकरण है और सबसे ज़्यादा चर्चित भी रहता है। और बहुत अच्छे से एक बार वापस सुन लीजिए, प्रमुख ग्रंथों का चयन, उन ग्रंथों के आधार पर एक प्रवृत्ति का निर्धारण और उस प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण वीर गाथा काल है। जब बारी आती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नामकरण दिया। इस पे काफ़ी चर्चा होती है, आपके IAS मेंस में भी जब नामकरण में आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, सर्वसम्मति आदिकाल नामकरण दिया नहीं गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक विकल्प के रूप में कहा और हम विद्यार्थी उसे मान लेते हैं। उनका एक उद्धरण है नामकरण के संबंध में कि विवेचित कालखंड अंतर विरोधों का साहित्य है, कोई भी एक प्रवृत्ति इस कालखंड में नहीं है, इसलिए जब तक कोई अन्य नाम नहीं मिल जाता हम इसे आदिकाल कह सकते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत का खंडन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कुछ और चर्चित नामों में जब हम बात करें तो सबसे प्रमुख जो नाम आता है वो है संधिकाल चारण काल। रामकुमार वर्मा का नामकरण है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा। तो वहाँ पर जब बात आती है संधिकाल, अपने आप में एक बहुत विस्तृत शब्द है। या संधि का मतलब 1000 विक्रम संवत, 1050 मान लीजिए या 1000 ईस्वी मान लीजिए, 1050 विक्रम संवत और 1000 ईस्वी। उस समय भाषा विज्ञान, हम लोग एक अलग से वीडियो में आपको समझाएंगे, अपभ्रंश धीमे धीमे प्रचलन से बाहर हो रही है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा प्रचलन में आ रही है। अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का संधिकाल है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से संधिकाल, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात प्रवृत्ति की दृष्टि से संधिकाल। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषाई संधिकाल और प्रवृत्ति की दृष्टि से संधिकाल। और ज़्यादातर जो कवि हैं वो चारण समाज से जुड़े हुए, चारण वर्ग से जुड़े हुए, इसलिए संधिकाल चारण काल नाम दिया गया। एक और नाम आता है सिद्ध सामंत युग, आचार्य राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया सिद्ध सामंत। यहाँ पे इसको भी बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। सिद्ध कहने से मतलब धार्मिक साहित्य से है, सिद्ध साहित्य, फिर नाथ साहित्य और जैन साहित्य, और सामंत कहने से मतलब ऐसा काव्य जो राज्याश्रय में लिखा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण का भी उल्लेख किया जाता है, बीज वपन काल। इस तरह से चर्चित नामों में आदिकाल को आदिकाल एक निष्कर्ष के रूप में कहा गया, वीरगाथा काल वीरगाथा की प्रवृत्ति के रूप में देखा गया, संधिकाल चारण काल भाषा विज्ञान और हिंदी साहित्य प्रवृत्तियों की दृष्टि से कहा गया, सिद्ध सामंत युग जो नामकरण दिया गया वही धार्मिक साहित्य और राज्याश्रय के साहित्य के लिए नामकरण दिया गया। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, पिछले कई परीक्षाओं में प्रचलन से हट के पूछना। अब हमें बहुत अच्छे से बार बार सुन सुन के वीरगाथा काल नाम याद हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न देना चाहूँगा, आप ढूंढ के रखिएगा। वीर काल, वीरगाथा काल को वीरकाल या आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? अब उस समय परीक्षा में आपको वीरगाथा दिखाई देता है, जबकि पूछा गया है वीरकाल या वीर काव्य किसने कहा। तो इस तरह के प्रश्नों से आप लोग परीक्षा देते समय सावधान रहें। अब बारी आई भक्ति काल, जब समय लिया हमने विक्रम संवत 1375 से 1700 तक का। इस भक्ति काल के नामकरण में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है।
फिर भी कहा गया भक्ति प्रवृत्ति के रूप में तो रही, लेकिन भक्ति आंदोलन के रूप में 300-400 शताब्दियों तक चली। इस कालखंड के बाद भी भक्ति का साहित्य रचा गया, आदिकाल में भी भक्ति का साहित्य रचा गया, लेकिन भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से 1700 तक लगभग सभी भाषाओं ने इस प्रवृत्ति को अपनाया और हिंदी ने भी अपनाया। भक्ति काल पे और भी अच्छे सवाल बनते हैं जो आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। रीतिकाल, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया नामकरण है। वही वापस बात, प्रमुख रचना, प्रवृत्ति और नामकरण। रीतिकाल में एक बात बहुत अच्छे से आप विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, रीतिकाल की रीति का संबंध जो है काव्य शास्त्र की रीति जो गुण आधारित और गुण रस आधारित होते हैं उससे बिल्कुल अलग है। यह रीति का मतलब है काव्य लक्षण ग्रंथों के निर्माण की एक प्रवृत्ति। तो रीति शब्द का अर्थ पता चलने के बाद हम एक सैद्धांतिक सवाल कर सकते हैं कि रीतिकाल में रीति का मतलब लक्षण ग्रंथों की रचना से है। फिर हम लोग आगे विवाद में बात करेंगे कि इन कवि को आचार्य कहा जाए या कवि कहा जाए, कवि आचार्य कहा जाए, ये एक अलग तरह का प्रश्न रहता है। श्रृंगार काल विश्वनाथ मिश्र ने नाम दिया क्योंकि प्रमुख रूप से श्रृंगार रस की प्रमुखता इस काल में रही। कलाकाल का नामकरण जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया, तो इसमें कलाकाल है जो प्रमुख रूप से रहा। इस तरह से हम लोग रीतिकाल में रीतिकाल, श्रृंगार काल, कलाकाल और एक और मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया हुआ नामकरण है अलंकृत काल। काव्यांग निरूपण में भी सबसे ज़्यादा अलंकारों को महत्व दिया गया। कहने का एक विशेष ढंग था जिसमें अलंकारों का बहुरूप या बहुप्रयुक्त रूप आपको रीतिकाल में देखने को मिलता है। आधुनिक काल का जो नामकरण है वो विशेष रूप से गद्य की प्रमुखता के कारण किया गया है। साहित्य के रूप में गद्य की प्रमुखता हुई, इसलिए रामचंद्र शुक्ल प्रवृत्ति लेखन के आधार पर इसका नाम गद्य काल करते हैं। अब आधुनिक काल में नामकरण के साथ में काल विभाजन और समय सीमा का एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। यदि आप विक्रम संवत 1900 से आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं, 57 साल घटाते हैं, 1843 ईस्वी का समय आता है, तो एक ये काल विभाजन से सामान्य रूप से आप पहुँचे। कुछ लोग कहते हैं कि 1850 मान लिया जाए, भारतेंदु जी का जन्म हुआ। कुछ लोग जिसमें गणपति चंद्र गुप्त हैं 1857 से आधुनिक काल की 1857 ईस्वी सन से आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने जब पूरे भारतवर्ष को प्रभावित किया तो हिंदी साहित्य इससे कैसा अछूता रह सकता है। पद सफलता के सभी चैनल को सुनने वाले, देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं एक बात कहना चाहूँगा, हिंदी साहित्य पे मास्टरी करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं और बिना डर के पढ़ना पड़ता है। हिंदी साहित्य का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों से मैं एक दो विशेष बातें कहना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते समय एक तो ऐसा ना सोचें कि नीरस हैं, तथ्य ज़्यादा आ रहे हैं, हमें याद नहीं हो रहा, इस तरह की बातें आप लोग अपने दिमाग में ना आने दें। हिंदी साहित्य का जो तथ्यपरक अध्ययन होता है उसकी एक रुचि जागृत करने का प्रयास ही इस तरह के वीडियो होते हैं। आपको बहुत अध्ययन करना पड़ता है। पद सफलता के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह का स्नेह बनाए रखिए हमसे, और आप लोग टिप्पणी में ज़रूर लिखिए आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, हिंदी साहित्य पढ़ते समय आत्मविश्वास रखें। 1 मिनट के लिए भी या 1 क्षण के लिए भी अपने मन में ये ना आने दें कि इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे तथ्य हमें कैसे याद होंगे। एक दिन निरंतरता बनाए रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जिस समय आपका हिंदी साहित्य पर अधिकार होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पद सफलता का से मैं NK यादव। पद सफलता के YouTube चैनल पे आप लोगों ने टिप्पणी में एक फरमाइश की कि नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में जब हम लोग तैयारी करते हैं तो उस समय बात आती है कि विषय का साक्षात्कार, उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो आने वाले कुछ ही दिनों में हम आपको हिंदी साहित्य और हिंदी विषय के साक्षात्कार की तैयारी कैसे करते हैं इस हेतु मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि आपने पुलिस सब इंस्पेक्टर राजस्थान लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार के लिए जो आपको टिप्स दिए गए उनको आपने बहुत ही सराहा है, इसलिए पथ परिवार आपका आभारी है। शीघ्र ही आपको TGT और PGT जो हिंदी विषय का साक्षात्कार होता है उसका मार्गदर्शन दिया जाएगा। मैं NK यादव, पथ सफलता का से।